हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अभी तक हमने मित्र व सूक्ष्म जीव देख लिए थे, इनसे हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते थे। अब हम देखेंगे कि हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? हानिकारक सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जो हमें क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। इन्हें हम रोगाणु या रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब हानिकारक सूक्ष्म जीव से हमें कौन कौन सी हानियां होती हैं वो देखते हैं। इनसे क्या होता है कि मनुष्यों में रोग उत्पन्न होते हैं। इनसे जंतुओं और पौधों में भी रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे भोजन को संदूषित करते हैं। पहला पॉइंट हमारा, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं जो हवा, पानी और भोजन द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। इन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि ये हैजा है, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, ये सभी क्या हैं? ये संचरणीय रोग हैं। जो ये कैसे फैलते हैं? ये किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से या भोजन, पानी और वायु द्वारा। कुछ कीट एवं जंतु रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। मादा एनेफ्लीज मच्छर है, ये मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। ये मादा एडीज मच्छर है, ये डेंगू वायरस का वाहक होता है। अब हम देखेंगे कि डेंगू व मलेरिया की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बरसात में हमें पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, और इसके अलावा कूलर, फूलदानों में जो हम पानी भरते हैं उसे नियमित रूप से हमें बदलना चाहिए। और घरों के आसपास पुराने जो टायर हैं या कहीं भी ऐसा गड्ढा गड्ढी जहाँ पानी एकत्रित होता है, उसे हमें वहाँ पर हमें पानी एकत्रित नहीं होने देना है। हमारा जो आसपास का एरिया है उसे हम साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। इससे हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं, वे किस सूक्ष्म जीव द्वारा जनित होते हैं, और ये किस तरीके से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और इसके बचाव के तरीके कौन कौन से हैं। पहला है क्षय रोग। ये जीवाणु जनित रोग है। ये वायु के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। दूसरा है चिकन पॉक्स। ये वायरस जनित रोग है। ये पोलियो, ये भी क्या है? वायरस जनित रोग है। ये हमारे अंदर वायु, जल या किसी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो रोगी व्यक्ति है उस समय उचित दूरी बनाए रखना होगा, और जब हम ये पानी पीते हैं उसे हम उबाल कर पीना चाहिए, और समय समय पर हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके अलावा हैजा और टाइफाइड रोग है, ये जीवाणु जनित रोग हैं। ये जल और भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब इसके बचाव के लिए हमें भोजन को ढककर रखना चाहिए, और पानी को हमें उबालकर पीना चाहिए, और समय समय पर हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, ये वायरस जनित रोग है। ये जल के माध्यम से फैलता है। इसके उपाय के लिए हमें पानी को उबालकर पीना चाहिए और समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। दूसरा है मलेरिया। ये प्रोटोजुआ जनित रोग है। ये मच्छर के द्वारा फैलता है। अब इसके उपाय के लिए हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए इससे कि मच्छर पैदा ना हो। दूसरा पॉइंट है हमारा, जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। सूक्ष्म जीव जंतुओं में अनेक प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। ये एंथ्रेक्स रोग है, मनुष्य और जंतुओं में होने वाला एक भयानक रोग है। जैसे कि गाय के खुर एवं मुंह में रोग होते हैं, जिसे हम खुरपका कहते हैं। जिससे क्या होता है कि बस पशु कमजोर हो जाता है, खाना पीना नहीं खाता। तीसरा पॉइंट है हमारा, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में ये रोग उत्पन्न करते हैं।
जैसे कि गेहूं में रस्ट रोग, नींबू का कैंकर रोग। ये क्या होता है, गेहूं में ये लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, ये लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, ये फसल को नष्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, इनके फैलने का तरीका कौन सा है। जैसे कि पहला है नींबू कैंकर। ये जीवाणु जनित रोग है और ये वायु के माध्यम से फैलता है। जैसे ही हवा चलती है ये रोग फैलते जाता है। दूसरा है गेहूं का रस्ट रोग। ये कवक जनित रोग होता है, ये वायु और बीज द्वारा फैलता है। जैसे कि बीज खराब है तो फसल भी हमारी खराब ही होगी। तीसरा है भिंडी की पीत। ये वायरस जनित रोग होता है, इसे ये कीट के माध्यम से फैलता है। जैसे कि किसी पौधे पर कीट होता है, वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है, जिससे कि ये रोग फैलता है। अब देखेंगे कि हमारा ये खाद्य विषाक्तन है, ये कैसे होता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या करते हैं कि हमारे भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, भोजन को संदूषित कर देते हैं, जिसे हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं। तरीके से हम खाद्य पदार्थों का बचाव कर सकते हैं। तो पहला है रासायनिक उपाय। विभिन्न रासायनों को उपयोग करके हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को हम रोक सकते हैं, इन्हें परिरक्षक कहते हैं। जैसे कि आचार जैम आदि है, इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाई सल्फाइट का उपयोग कर हम लंबे समय तक इन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा उपाय है नमक द्वारा परिरक्षण। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि ये मांस या मछली है, उन पर हम नमक का छिड़काव करते हैं, या नमक का घोल हम इन पर नमक का घोल लगा देते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा चीनी द्वारा परिरक्षण। एम जेली का परीक्षण जब हम चीनी द्वारा करते हैं तो चीनी क्या करती है कि जो नमी होती है उसे सोख लेती है। जो संदूषण करने वाले जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करती है। चौथा पॉइंट है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग आचार, सब्जी, फल, मछली आदि का परीक्षण करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि आपने घर में देखा होगा कि जो अचार है उसके संरक्षण के लिए हम तेल का उपयोग करते हैं। अब पांचवा पॉइंट है हमारा गर्म एवं ठंडा करना। खाद्य पदार्थों को उबालने से सूक्ष्म जीव हमारे मर जाते हैं। जैसे कि मार्केट में आपने देखा होगा कि जो दूध है वो थैलियों में आता है, वो अधिक लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, दूध को हम 70 अंश सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और एकाएक उसे क्या करते हैं, हम हाथों हाथ उसे ठंडा कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गर्म एवं ठंडा करने की प्रक्रिया बोलते हैं। छठवां पॉइंट है हमारा भंडारण एवं पैकिंग। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स या सब्जियां, बिस्किट, पापड़ वगैरह होते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि घरों में हम इन्हें एयर टाइट डिब्बों में पैक करते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसे हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों में राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु क्या करता है, ये वायु की नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण कर देता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया है, इनके माध्यम से भी नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन चक्र। सभी सजीवों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में पाया जाता है। नाइट्रोजन चक्र द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरता बनी रहती है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं।
जैसे कि ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं, उन्हें पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अब जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाता है। अब उत्सर्जन या जीवों की मृत्यु के बाद जो अवशिष्ट बचता है वो कहाँ जाता है, वो पुनः मिट्टी में आ जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। अब जैसे ये वायुमंडल में आते हैं, गैस में परिवर्तित होने के बाद जैसे ये वायुमंडल में आते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और इसी तरह पुनः ये मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी तड़ित विद्युत के माध्यम से भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भी मृदा में स्थिरीकरण हो जाता है। तो चलो बच्चों, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।